गुरुजी ने मुझे 2017 11 नवंबर को एक स्टेटमेंट बोला था कि आदित्य, आप तबला तो सीख रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक छोटे से छोटे रिक्शे वाले से भी और बड़े से बड़े प्रधानमंत्री वाले से भी आपको एक जैसा पेश आना है, दोनों को खुश करना है आपको। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंडशिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, आज हमारे साथ है श्री आदित्य पांडे जी, जो मुंबई संगीत महाभारती विद्यालय के पंडित श्री नयन घोष जी के छात्र रह चुके हैं। साथ ही साथ उनका जो है रिदम में बहुत अच्छा नॉलेज है। उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल शोज़ भी किए हैं जिनके साथ में वो कार्यक्रम करते हैं। वो भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो हम इंटरव्यू में जानेंगे। तो जैसे उनकी जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग सी एक जर्नी है। साथ ही साथ आज के इंटरव्यू में आपको पता चलेगा कि रिदम और म्यूज़िक का हमारी लाइफ के साथ क्या महत्व होता है। तो इसी के साथ ही स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। हेलो सर। हेलो। तो आदित्य जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बेटर फील हो रहा है मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो का पार्ट होते हुए। क्या बात है, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। सर, आप जो है तबला बजाते हैं जी, आपको रिदम की भी बहुत अच्छी नॉलेज है जी। तो कुछ अपनी फील्ड के बारे में बताएं कि कैसी फील्ड है आप? म्यूज़िक तो समझो मैं म्यूज़िक से ही बिलोंग करता हूँ जी। और म्यूज़िक के लिए, मेरे लिए और वर्ल्ड के लिए एक तो एक इमोशन है। म्यूज़िक के बिना कुछ भी नहीं है। रोमांस भी है तो म्यूज़िक में, और डराना भी है तो म्यूज़िक में ही है। क्या बात है। तो म्यूज़िक एक ऐसी फील्ड है जो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है। आदित्य जी, जैसे आपने बताया कि आपकी जो फील्ड है उसमें आप जो है म्यूज़िक से बिलोंग करते हैं और बड़ी अच्छी बात लगी कि आप जो है इतने सारे शोज़ भी कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया है। और एक मेरा सवाल है कि जैसे आपके जो गुरु हैं, आपके गुरु के बारे में कुछ बताइए। और गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, मिसाल के तौर पे देख लीजिए कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो गुरु होते हैं, जिम जाते हैं तो कोचेस होते हैं। तो बेसिकली किसी भी फील्ड में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको गुरु की संगत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ अपने गुरु जी के बारे में भी बताइए और गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व होता है वो भी बताइए। जी ज़रूर। पहले तो मेरे परम पूज्य गुरु जी का नाम है पंडित श्री नयन घोष जी। और गुरु जी के बारे में तो मैं तो समझ लो उनका शागिर्द तो मैं तो इतना कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनके बारे में बात हुई तो गुरु जी तबले के साथ साथ सितार भी प्ले करते हैं और उन्हें वोकल का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। क्या बात है। हमारे दादा गुरु जी, मतलब गुरु जी के पिताजी पंडित पद्म भूषण निखिल घोष जी, वो उनके पिता भी रहे हैं और गुरु भी रहे हैं। ओके। हाँ, गुरु जी के जी। फिर गुरु जी का तो ये समझ लो वहीं उनसे हुआ, सब तालीम भी वहीं हुई और सीखना भी वहीं हुआ जी। फिर बाद में घर मेरा जो घर में माहौल था वो म्यूज़िक का था, क्योंकि मेरे पिताजी भी पंडित राम पांडे जी, जो कि मेरे खुद गुरु भी है गायकी के। अच्छा। और तबले के बेसिक का पूरा नॉलेज मेरे पिताजी से मुझे मिला है। क्या बात है। जी। और क्योंकि म्यूज़िक का पूरा माहौल घर में था तो गुरु परंपरा, जैसे आपने पूछे कि गुरु शिष्य परंपरा का सीखने का महत्व क्या है जी। बाकी इंस्टीट्यूट में अगर अपन गए समझो तो वहाँ पर्टिकुलर एक टाइमिंग रहता है कि ये टाइमिंग में आप जाइए, ये कोर्स करिए म्यूज़िक का और आप आ जाइए। गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है कि आपको तबला तो सिखा ही रहे हैं लेकिन साथ संगति भी सिखा रहे कि आपके साथ में कलाकार आप बन रहे हैं तो आप कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे। क्या बात है। और आपके सामने अगर सीनियर आ गए तो उनसे कैसे बात किए जाएंगे, जूनियर आए तो कैसे बात किया जाएगा। गुरु जी का मेरे एक वाक्य आपके साथ शेयर करूँगा। गुरु जी ने मुझे 2017 11 नवंबर को एक स्टेटमेंट बोला था कि आदित्य, आप तबला तो सीख रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक छोटे से छोटे रिक्शे वाले से भी और बड़े से बड़े प्रधानमंत्री वाले से भी आपको एक जैसा पेश आना है, दोनों को खुश करना है आपको। क्या बात है, बहुत तो गुरु शिष्य परंपरा में ये सिलसिला ज़्यादा होता है कि तबले के साथ साथ और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। तो मतलब ओवरऑल जो है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही कह लीजिए जो आपका गुरु के साथ में होता है। जी जी जी। सर, आपने अभी मेंशन किया कि तबले के बारे में, तो कुछ तबले के बारे में भी बताइए कि तबले का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है? तबला ऐसा कह लो कि सारे इंस्ट्रूमेंट में सबसे बाद में आने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो तबला है। ओके।
हाँ, ये उस्ताद अमीर खुसरो खां साहब हुए हुए 1200 या 1253 के कुछ आसपास हुए थे। ओके। तो उनके पहले तो क्या था, पखावज था। पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके। पखावज था, तो उनके दिमाग में कुछ आया होगा कल्पना, तो उन्होंने पखावज को बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड किया। ओके। तो पर्शियन पोएट भी थे। पर्शियन लैंग्वेज में तबल मीन एक ऐसा चीज होता है, एक फ्लैट सरफेस, ओके। उसका मीन होता है तबल। तो उन्होंने तबल मतलब, क्योंकि तबला एक फ्लैट सरफेस है, उसमें कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, तो फ्लैट सरफेस होने के कारण उसको नाम रख दिए तबला। ओके। तो 1200 उस वहाँ से वो तबला अभी तक है जी। और इंडस्ट्री में भी अभी इंडियन सॉन्ग जो है पर्टिकुलरली तबले के सिवा तो कंप्लीट होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा और एक सवाल है सर कि तबले का फिल्मों में क्या योगदान होता है? तबला जैसे फिल्म जब म्यूजिक प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो देखते हैं कि अगर कुछ जैसे अब आपने एक शो, बड़ा फेमस शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जी। तो आप ऐसा मतलब तबला ऐसा नहीं है कि सिर्फ गानों में हो, फिल्मों में और प्रोडक्शन में तबले का बहुत बड़ा महत्व है। ओके। आप अगर नोटिस करेंगे जब भिड़े भाई की एंट्री होती है तो पीछे तबला बजता है। हाँ, रिदम बजाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी तबला यूज हो रहा है, फिल्मों में, गानों में भी यूज हो रहा है, और कॉमेडी सीन्स में भी यूज हो रहा है। कॉमेडी शो में भी काफी तबले होते हैं, क्योंकि जोक्स जब मारते हैं तो बीच में तबले का एक सैंपल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे तबले का काफी यूज है फिल्मों में। सर अभी आपने रिदम के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया, तो ये बताइए कि म्यूजिक में रिदम का क्या इम्पोर्टेंस होता है? जे म्यूजिक संगीत में तो समझ लो रिदम होना जरूरी है, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे रैप हो। रिदम मीन्स यही नहीं कि सिर्फ तबला है, रिदम मीन्स बीट्स। तो ड्रम्स ले लो, पैड्स ले लो, ढोलक ले लो, कुछ भी ले लो जी। तो जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर वो गाने में नहीं है तो गाना बेरस लगेगा। और संगीत में ताल का और रिदम का महत्व ऐसा है कि जैसे अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना जी, तो वो हड्डी निकाल दो शरीर कुछ काम का नहीं है, वैसा ताल अगर निकाल देंगे तो गाना कुछ काम का नहीं रहेगा। क्या बात है, ये बड़ा एक अच्छा सा आपने एक एग्जांपल दिया है। आई होप हमारे लिसनर्स को भी रिदम का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो समझ में आया जी। और मेरा सवाल है सर कि जैसे रिदम को अगर लाइफ के साथ जोड़ा जाए तो आप क्या बता सकते हैं कि रिदम का लाइफ के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? पूरा जीवन जो है वो एक रिदम ही समझ लो। अपनी जो हार्ट बीट है वो भी रिदम ही है। क्या बात है, हार्ट बीट बंद हो जाएंगी, रिदम बंद हो जाएगा तो जीवन ही बंद हो जाएगा। सही बात है। कोई चल रहा है तो उसका चलने वाला भी जो रिदम में एक पार्ट आता है लय, टेम्पो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पो। कोई फास्ट चलने की आदत है किसी को स्लो चलने की आदत है, किसी को मध्य लय में मतलब मीडियम स्पीड में चलने की आदत है। तो वो सब रिदम में ही हो रहा है। सही बात है। एक अकॉर्डिंग अल्टरनेट एक पूरा उसका पैटर्न बने हुआ है कि इतने स्पीड में इतना इंसान चलेगा। हार्ट बीट का भी पैटर्न बने हुआ है, इतने ये टेम्पो में वो हार्ट बीट होंगी। सही बात। लाइफ में तो रिदम है ही। क्या बात है, बड़ा ही फिलोसॉफिकल सा आंसर जो है हमको जो आज मिला है। जो लाइफ होती है हमारी वो एक रिदम ही तो है। हर एक चीज़ में एक रिदम होता है, एक बीट होता है। जैसे सर ने हमको अभी बताया कि जो हमारे दिल की धड़कनें हैं वो भी एक रिदम है, जब हम चलते हैं वो भी एक रिदम है, और पूरा यूनिवर्स जो है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही तो काम करता है। तो इससे एक सीख मिलती है कि अगर हम जो है हमारी लाइफ का अगर कोई रिदम फाउंड करते हैं, हमारी लाइफ की जो फ्रिक्वेंसी है, जो हमारा म्यूज़िक है, वो अगर हम ढूंढते हैं तो निश्चित ही मुझे लगता है कि हम जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, या अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक अच्छी सी बैलेंस लाइफ जो है हम जी सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आपका ये जो स्टेटमेंट था, काफ़ी एक अपीलिंग सा स्टेटमेंट लगा। और अभी ये तो चीज़ें हो गई हमारी तबले के बारे में या म्यूज़िक के बारे में। अब आपकी जर्नी पे आते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप जो है बहुत सारी जगहों पे भी गए हो, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में आपने काम भी किया है, बहुत सारे लोग जो है बड़ी बड़ी हस्तियां जो है आपके गुरु भी रहे हैं। तो आपकी जर्नी जो है कैसे स्टार्ट कैसे हुई थी, अब तक का सफ़र कैसे रहा? मेरी जर्नी का पूरा की पूरा श्रेय मेरे पिताजी को, मेरे गुरुजी को ही जाता है। क्या बात है। पंडित राम पांडे जी को, जैसे मैंने मेंशन किया था पहले भी, क्योंकि पिताजी भी इसी फील्ड से है।
और हमारे घर में दादाजी से लेके उनके पहले मतलब दादाजी के भी पिताजी तब से म्यूज़िक का माहौल है। अच्छा। तो घर में मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा खेलना कूदना भी समझ लो म्यूज़िक से ही हुआ। म्यूज़िक मेरे लिए खिलौना भी रहा है, तो म्यूज़िक मेरे लिए डांट भी पड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। तो लाइफ में ऐसा रहा है कि पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ है मुझे, क्योंकि वो खुद इस फील्ड से थे जी। तो उन्हें आगे की सब स्टेप पता थी पहले से। अच्छा। कि आदित्य अब ये होगा तो इसके बाद में इसके लिए क्या चीज़ अच्छी रहेंगी, क्या चीज़ बुरी रहेंगी। सही बात। तो वो मुझे पहले ही उस चीज़ से प्रोटेक्ट करा देते थे कि नहीं आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। सही बात है। तो मेरी जर्नी ऐसा स्टार्ट हुआ कि घर से मैं बजाना शुरू करा। पहले तबले ये डब्बे पे बजाता था। अच्छा। हाँ, पहले घर के जो किराना के डब्बे रहते हैं ना, चावल वावल के छोटे छोटे, तो उस पे बजाना शुरू किया। तो घर में पिताजी को पहचान लिए कि भाई इन्होंने तो तबला ही बजाना है। तो उस समय में आगरा से पिताजी ने मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा वाला तबला लेके आए थे। अच्छा जी। तो यहाँ कहीं मिल नहीं रहा था, वहाँ से लेके आए थे। ओके। तो फिर मेरी तबले की तालीम धीरे धीरे शुरू हुई। पहले तो मैं खेलते खेलते ही बजाता था। अच्छा। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि ये इसे ताल बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं। बस पिताजी का वो था कि आप बजाते रहो बस, कोई बात का उसमें रोक टोक नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर पापा के प्रोग्राम्स भी बहुत होते थे इधर उधर। फिर वो बिजी रहने लग गए, कभी 4 दिन इधर चले गए, 10 दिन उधर चले गए। तो लोकल के जितने प्रोग्राम्स होते थे तो मुझे स्टेज पे हमेशा ले जाया करते थे। अच्छा। साथ में बैठाया करते थे। ओके। हाँ, तो उससे क्या हुआ, जो एक न्यू बिगनर को होता है कि स्टेज का जो फियर होता है, भय होता है, वो मेरा धीरे धीरे कम होने लग गया। क्या बात है। क्योंकि मैं यूज्ड हो गया उस चीज़ से। बचपन से मैंने ऑडियंस देखना शुरू कर दिया। मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऑडियंस ऐसा है। अच्छा, परफॉर्म करना है। हाँ, तो फिर जर्नी में जैसे चलती गई और उनसे उनका ही पिताजी का ही गाइडेंस था कि सब उनके पहचान के भी थे। और उन्होंने बरोबर से पहचान तो होती है, लेकिन आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा अगर वो चीज़ लायक है तभी सामने वाला उसको वो करता है, अप्रूव करता है। तो पहले पिताजी ने मुझे तैयार करा है, तो फिर गुरुजी के पास भेजा है। तो फिर उनकी ब्लेसिंग से और पिताजी की ब्लेसिंग से आज सब जगह काम हो रहा है। सर, जैसा आपने आपकी जर्नी के बारे में जब बताया तो मेंशन किया कि आप जो है बचपन से ही स्टेज पे जाने के यूज्ड टू हो गए थे। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम फर्स्ट टाइम जो है हमारा परफॉर्मेंस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो एक प्रेशर होता है कि भाई कैसे कर पाएंगे, या एक डर होता है मन में कि भाई क्रिटिसाइज़ हो गए तो कैसा, या कोई जज करेंगे, या फिर अगर गलती हो गई तो कैसे हैंडल करेंगे। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है कभी? मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे, क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे ये चीज़ का कुछ ऐसा अनुभव नहीं था कि मैं क्या बजा रहा हूँ, मैं गलत बजा रहा हूँ कि मैं सही बजा रहा हूँ। सामने फीडबैक क्या जा रहा है, उससे मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं मेरा ओपन माइंडेड सब बजा दे रहा हूँ। क्या अच्छा। बिंदास बजा रहा हूँ, क्योंकि आजू बाजू सब पिताजी थे और साथ ही कलाकार जितने थे सब थे ही। तो एक माहौल ही था कि सब अपने वाले हैं, तो मैं बजा रहा बस। क्या बात है। तो मुझे वो चीज़ का कभी एहसास, ये बड़ा अच्छा लगा कि एक टिपिकल जो इंडियन पेरेंटिंग होती है हमारी, कि हमारा बेटा जो है इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, आपके पिताजी ने इतनी यूनिक फील्ड आपको दी, साथ ही साथ आपकी जो तालीम दी है, इतनी बेहतरीन तालीम दी है कि सर जो है अभी इंटरनेशनल और नेशनल शोज़ भी कर रहे हैं। और जो मेहनत है जो आपके पिताजी ने आप पे ली है वो दिख रहा है। तो सर जी, मेरा और एक सवाल है कि जैसे हर एक बंदा अपनी जब जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके कोई ना कोई इंस्पिरेशंस भी होते हैं। अब अगर मेरी जर्नी आप पूछे तो मेरे फ्रेंड्स या मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरी इंस्पिरेशंस है। तो वैसे ही आपकी जैसे बातों से तो क्लियर ही हो रहा है कि आपके पापा जो है वो आपकी इंस्पिरेशन है, बट इनके अलावा भी अगर कोई आपकी इंस्पिरेशंस है तो वो कौन है? पिताजी तो पहले है ही जी। सेकेंडली मेरे आते मेरे गुरुजी पंडित नयन घोष जी। ओके। उनके पहले मैंने कई तबला सीखा नहीं हूँ, कोई इंस्टीट्यूट में मैंने तबला नहीं सीखा हूँ। जब मैंने गुरुजी का तबला यूट्यूब पे सुना था तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्लिक हो गया कि मैं पिताजी के पीछे ही लग गया हूँ कि मुझे सीखना है तो तबला गुरुजी के पास ही सीखना है और कहीं सीखना नहीं। तो ऐसा कैच हो गया मन में। फिर उनके तबला सुन के इतने इंस्पिरेशन मिले, इतना ये सब मिला, वो सब मिला, तो सिलसिला चलते रहा, अभी तक चालू है। क्या बात है। तो गुरुजी मेरे इंस्पायर्ड थे। आदित्य भाई, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि जब हम स्टार्ट करते हैं सब,
तो कभी ना कभी जो है उस जर्नी में हमको फेलियर भी फेस करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में जब आपने ये सब स्टार्ट किया था, तो नॉट रिगार्डिंग तबला, अगर और भी फील्ड में आप गए हो या कुछ नया भी ट्राई किया है, तो उसमें कभी आपको फेलियर फेस करना पड़ा है? इस मामले में भी मैं बहुत लकी मानता हूँ। क्या बात है। अब इसका रीज़न भी सुन लीजिए आप। जी। इसीलिए फेलर हुआ होगा लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ। क्या बात है। क्यों? क्योंकि पिताजी के कारण। अच्छा। उन्हें पता है कि आदित्य यहाँ पे फेल हो सकते हैं, तो पहले ही मुझे वो बता देते थे कि आप अगर मुंबई जा रहे हो किसी आर्टिस्ट के साथ में परफॉर्म करने, तो आपको ये चीज़ का सबका ध्यान देना है। और पहले से ही मुझे वो चीज़ का ट्रेनिंग मिल चुकी थी। क्या बात है। मतलब आप बचपन से होके ही जाते थे। जी। क्या बात है। आपको अगर सपोज हमारे इसमें रहता है कि ट्यून हुए तबले को लेके जाना पड़ता है, सबकी स्केल अलग अलग रहती है। तो कोई आर्टिस्ट गा रहा है तो उसकी पिताजी बताते थे पहले उनसे पूछ लो कि आपकी स्टैंडर्ड स्केल क्या है, तो उस हिसाब से आप तबला लेके जाइए। ओके। तो उनसे पहले वार्तालाप पहले हो गई, परफॉर्मेंस के पहले हो गई, तो उस हिसाब से प्रिपेयर्ड हो गए सब। सही बात है। तो फेल होने का कुछ हुआ नहीं, अगर हुआ भी होगा तो मुझे एहसास नहीं हुआ। क्या बात है। ये बड़ा अच्छा है कि आपका जो है एक प्रॉपर प्रिपरेशन भी हुआ है, और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना इससे, कि मैं देख रहा हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है। जी जी जी। आपने बताया था कि आप बहुत सारी जगहों पे गए हैं, बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, तो ऐसे शोज़ में आपकी जो जर्नी रही है, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी काम किया होगा, तो ऐसा कोई आपका लाइफ टाइम मोमेंट जिसको बोल सकते हैं, ऐसा कोई सेलिब्रिटी के साथ में कोई मोमेंट है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा सबसे मैं ज़्यादा मानता हूँ और खुश होता हूँ जब मैंने पहली बार पंडित अनूप जलोटा जी के साथ में बजाया था। क्या बात है। क्यों? क्योंकि मेरी जब तबले की मैंने हाथ रखना सीखा था और मैंने पहला भजन बजाया था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या बात है। जब मैं 4 साल का था। वाह। तो वो ऑडियो मैंने सुना था और उससे मेरा तबला स्टार्ट हुआ था। और अनूप जी के गाने, पिताजी के गाने, सब उनके भजन, उनके गज़ल्स, ये गाते 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 एक दिन ऐसा आया कि वही ऐसी लागी लगन लाइव अनूप जी मेरे साथ, मतलब मैं उनके साथ में, और बजा रहे थे। मौका मिला मुझे उनके साथ बजाने का। क्या बात है। तो मैं बहुत वो ज्यादा बड़ा आप खुश एक्साइट हुआ। हुए होंगे उस टाइम पे। तो मैं देख रहा हूँ आपका एक्साइटमेंट अभी भी, आपका जो स्माइल जो है वो आ रहा है। लिसनर्स को मैं बताना चाहूँगा कि सर जो है तबला ही नहीं बजाते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सर बजाते हैं, कंपोज़र भी हैं, और वोकल्स में भी उनकी मास्टरी अभी चल रही है। तो सर जैसे किसी नए बंदे को अगर म्यूज़िक फील्ड में करियर करना है, तो उसके लिए क्या टिप्स दोगे कि कैसे करना चाहिए या कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर कोई चीज़ अपने को करना है तो सबसे पहले आजकल के यूथ के लिए ये होता था कि भाई अब चलो स्कूल बंद हो गई, समर कैंप है, चलो थोड़ा अदर काम के लिए म्यूज़िक ही कर लेते। जी। फॉर एग्जांपल अभी हमारे क्लास में एक आया था, स्टूडेंट आए थे, तो अभी समर लगा था, छुट्टी थी स्कूल की, तो वो आए तो उनसे पूछा गया कि आप तबला क्यों सीखना चाहते हैं। तो उनका रिप्लाई ये था कि कुछ नहीं, घर पे बोर होता है, टाइम पास के लिए सीखना है। अच्छा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको करना है तो वो चीज़ को पूरा फोकस दे के और पूरा उसको ध्यान में रखते हुए करना ही है। वो चाहे ये फील्ड की हो, चाहे कोई भी फील्ड की बात हो, जी। उस पर अगर प्रॉपर से ध्यान नहीं देंगे, अगर आपको तबला सीखना है, वोकल सीखना है, तो नए परिंदों को उड़ने को भी वक्त तो लगता ही है। उसको चीज़ को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। बहुत बढ़िया। लिसनर्स, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप कोई भी फील्ड चूज़ करें, आप जो है डेडिकेशन के साथ और एक फोकस के साथ अगर उसमें आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं, तभी जाके आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यस। तो सर जी, एक लास्ट मेरा सवाल है जो हमारे इंटरव्यू के लास्ट पार्ट में हम पूछते ही हैं कि हमारे लिसनर्स को अगर आपको कुछ टिप देना है तो वो क्या होगी? आप लाइफ के साथ तो समझो, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा आपको जी। कि एक ग्लास वाटर है, वो पूरी भरी भी नहीं है, तो आप उसको ये समझिए कि ये आधी भरी हुई, आधी खाली नहीं है। आप ये मत देखिए कि अरे यार ये तो आधी खाली है। खाली नेगेटिव पॉइंट मत देखिए, पॉजिटिव पॉइंट देखिए कि वो आधी भरी तो है, आगे चल के और भर जाएंगी। क्या बात कही सर। तो लिसनर्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हर एक कॉन्वो के बाद जो है हमको कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज मिलता ही है। बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज सर ने हमको दिया है कि निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है हमारा, हम देखते हैं कि भाई एक अगर पानी का ग्लास है, जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया, तो
हम देखते हैं कि आधा भरा है और आधा वो खाली है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम सोचते हैं कि भाई ये आधा ग्लास खाली है, तो हम जो है निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाते हैं। तो हमको जब इस नज़रिए से हम जब लाइफ को देखते हैं तो हमारी लाइफ जो है, हमारी जो सोच है वो भी थोड़ी बहुत निगेटिव ही हो जाती है। बट अगर हम सोचें कि भाई आधा तो भरा है, मतलब ये होता है कि लाइफ का जो देखने का हमारा नज़रिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे हमने चेंज कर लिया। तो हम क्या देखते हैं कि अदर दैन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, हम देखते हैं कि भाई हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो अगर आपकी लाइफ में भी आप जो है ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या कोई डिफ़िकल्टीज से जा रहे हो, तो आप ये सोचिए कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स से ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या आ सकती है। तो इसी तरह से अगर आप सोच बनाएंगे तो आपका जो है एक परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव परसेप्शन बनेगा, और आपका जो नज़रिया है लाइफ की तरफ देखने का, अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिविटी में बदलता चला जाएगा। तो आई होप आपको जो है हमारे जो एफर्ट्स है वो सब अच्छे लग रहे हैं, हमारा शो आपको अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ अब हम आपकी विदा लेते हैं। सर, आप हमारे शो में आए, आप अपना टाइम दिया, हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपके शो में आके। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो शो है अभी जाके थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग जो है हमको अप्रोच कर रहे हो और अपनी जर्नी हमारे साथ में शेयर भी कर रहे हो। एंड इस जर्नी के साथ ही हमको ऐसे लगता है कि भाई जितने भी लोग हमारी जर्नी में या हमारे शो में आते हैं, उनकी जर्नी शेयर करते हैं, तो उनकी जर्नी से उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो लाइफ का नज़रिया है वो भी हमको पता चलता है, और आई होप आपको जो है इससे फ़ायदा भी होता ही होगा। तो अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छा लगा, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी इंटरेस्टेड है कि आपकी जो जर्नी है वो हम लोगों तक पहुंचाएं, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में लोगों को बताएं, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का मेरा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी जो जर्नी है लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच, और स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, पीस।